नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने संसद मार्च को स्थगित कर दिया है। दरअसल 29 नवंबर को ये किसानों का मार्च होना था जो संसद तक जाना था, और किसान नेताओं ने अब मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे 4 दिसंबर तक प्रधानमंत्री की चिट्ठी का इंतजार करेंगे। इसके बाद अगले एक्शन का प्लान बनाया जाएगा। साथ ही किसान नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार बातचीत की टेबल पर आए। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर दोहराया कि मांगे पूरी न होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सारे किसान नेता। जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है तोमर साहब ने कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात आई है, और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस ले, और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं। वार्ता की टेबल पर उतरे, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थे, जहां पर उन्होंने किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह से बात की है। क्या सोचा इसके पहले, क्योंकि कल तक आप लोग कह रहे थे किसान मार्च करेंगे, संसद मार्च आप लोग? हाँ, कल तक था। हमने 27 को मीटिंग इसलिए रखी थी कि हमको उसके बीच हमने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को। हम सोच रहे थे कि 3 कानून रद्द करने के साथ साथ उस चिट्ठी के ऊपर भी वो कुछ जवाब देंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, कोई चर्चा होगी, कुछ मुद्दे हल होंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और 3 कानून अभी 2 दिन में हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। लेकिन वो जो उनके लिए हमने जो चिट्ठी में पॉइंट भेजे थे वो एकदम चुप कर गए। ऐसे आज तोमर जी का बयान आया है कि वो पराली वाले इशू के ऊपर पैनलाइज नहीं किया जाएगा किसी को, या कमेटी बना दी जाएगी। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कमेटी का बेनिफिट तब होगा अगर वो लीगल कानून बनाने का, लीगल गारंटी करके फार्मर की क्रॉप की खरीद और एमएसपी की गारंटी करेंगे, तो उस फ्रेमवर्क में जो कमेटी है काम करेगी। अगला एक्शन प्लान क्या होगा आपका? देखिए 4 तारीख को हम देखेंगे, तब तक जो प्रधानमंत्री जी को जो लिखी चिट्ठी है उसका क्या जवाब आता है। आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि सारे मुकदमे भी जो किसानों के ऊपर हैं वो भी वापस किए जाए। यस। उस पर सरकार कह रही है तो राज्य सरकारों का मुद्दा है। नहीं, सेंट्रल जैसे दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर नंबर 1। ये केंद्र सरकार के साथ हमने लड़ाई लड़ी है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से अजिहा ऑर्डर कम सजेस्टिव डायरेक्टिव दे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को आसान हो जाए केसेस वापस। तो संयुक्त किसान मोर्चा दर्शनपाल जी का कहना है कि अगली बैठक 4 तारीख होगी, जिसमें तय करेंगे कि आगे आंदोलन कैसे ले जाएंगे। कुछ 4 मुद्दे हैं। एमएसपी की गारंटी चाहते हैं किसान चाहते हैं जो इस आंदोलन में किसानों पर मुकदमे हुए हैं, हरियाणा में, पंजाब में तो वापस लिए जा रहे हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में जो मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाए। इसके अलावा जो किसानों की मौत हुई इस आंदोलन में उनको मुआवजा दिया जाए, और लखीमपुर में जो मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, जो अभी तक मंत्री उनका बेटा गिरफ्तार है, वो इस्तीफा दें। तो कुछ मांगे हैं जिनको लेकर के इनका कहना है कि हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। कमेटी बनाने की बात है, कमेटी में बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ये कहते हैं उसे गारंटी मिली है। फिलहाल अगला जो फैसला होगा वो 4 तारीख को होगा, 4 दिसंबर को होगा, जब किसान वापस बैठेंगे। लेकिन फिलहाल 29 दिसंबर को संसद मार्च किसान नहीं कर रहे। सहयोगी मनु नायर के साथ सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम मूल्य पर समिति बनाने की किसानों की मांग मान ली गई है, इसलिए अब किसानों को आंदोलन खत्म कर घर लौट जाना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि सोमवार को कृषि कानून वापसी का बिल संसद में पेश किया जाएगा।
एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अब 1 साल पूरा हो चुका है। किसान संगठनों के दावे के मुताबिक इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में किसान और मजदूर संयुक्त मोर्चा ने शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा निकाली। इस यात्रा की शुरुआत मुंबई के शिवाजी पार्क से हुई। कल किसानों के समर्थन में संयुक्त महापंचायत का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान किसान नेता डॉक्टर अजीत नवल और ट्रेड यूनियनों से हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने बात की। किसान विरोधी कानून के खिलाफ किसानों का जो धरना है, आंदोलन है, 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है अलग अलग कारणों से। उन्हीं शहीद हुए किसानों के अस्थि कलश लेकर महाराष्ट्र में आज यात्रा निकली है। संयुक्त किसान और मजदूर मोर्चा की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है। आज शिवाजी पार्क से इस कलश यात्रा की, यहाँ पर अस्थि कलश यात्रा की मुंबई से शुरुआत हो रही है। हमारे साथ हैं किसान नेता डॉक्टर अजीत नवल। सर बताइए, आज अस्थि कलश यात्रा की शहीद किसानों की यहाँ से निकाली जा रही है, क्या इसका स्वरूप है और क्या आप लोगों को जनमानस में बताना चाहते हैं? देखिए, हम पूना से निकले थे, 1.5 महीना महाराष्ट्र के गांव-गांव में हम गए। लाखों की तादाद में किसानों को इस जो आंदोलन है उसकी भूमिका उसके जरिए हमने पहुंचाई है। आज अलग अलग संगठन जो यात्राएं निकाली थी वो यहाँ पे आज आने वाले हैं। कल बहुत बड़ी महापंचायत होगी जिसमें केंद्र के नेता भी आएंगे, महाराष्ट्र के गांव-गांव से लोग आएंगे और जो मांगे हमारी अभी रही है उसके लिए संघर्ष आगे तेज करने के लिए उस महापंचायत के जरिए हम आह्वान करेंगे और एक जोरदार बड़ी शुरुआत। किसानों के साथ साथ मजदूर भी इस मोर्चे में शामिल हैं, इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हैं। सर, आप मजदूरों के नेता खास करके बैंक यूनियंस के हैं, और कैसे इस तरह से मजदूर किस तरह से शामिल हैं और कल के महापंचायत में मजदूरों का क्या? देखिए, 1 साल के बाद ये 3 कानून वापस तो लिए, लेकिन 4 लेबर कोड तो वापस नहीं लिए। और मोदी सरकार बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है उसको डीनेशनलाइज करने जा रही है। तो बैंक कर्मचारी, LIC कर्मचारी, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई उनके आगे है, वो कामयाब बना के मोदी सरकार को परास्त करेंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज की हमारी ताकत लाखों की तादाद में देश में गूंजते जाएगी। धन्यवाद। ये किसानों के साथ साथ मजदूर भी हैं जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, और ये खास तौर पर चूंकि साल भर आंदोलन चला है तब जाके एक जीत हासिल हुई है, तो इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है। तो उन जो शहीद हुए हैं किसान, उनकी अस्थियां लेकर अस्थि कलश यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है, जो यहाँ दादर में शिवाजी पार्क से निकली है। यहाँ से चैत्यभूमि जाएगी और फिर मंत्रालय के पास, महात्मा गांधी पुतले के पास इस यात्रा को समाप्त किया जाएगा। और कल जो है एक महापंचायत रखी गई है किसान और मजदूरों की, और जिसमें जो भी किसानों और मजदूरों के हित में जो भी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं उनके लिए मांग की जाएगी और जोरदार आवाज बुलंद किया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के महोबा जिले में पार्टी की प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुई। प्रियंका ने वर्तमान बीजेपी सरकार के अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर भी हमला बोला। कांग्रेस सरकार के दौर के विकास कार्य गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बाकी किसी भी सरकार ने बुंदेलखंड में विकास कार्य नहीं किया। प्रियंका गांधी ने दलितों और किसानों की बदहाली का मसला भी उठाया। वो मिल गया, पीने को पानी नहीं मिला, लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कत हुई, काफी धंधे भी बंद हुए, कारोबार बंद हुए। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश के लिए तपस्या कर रहे हैं,
मैं बताना चाहती हूं, आप कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। तपस्या इस देश का श्रमिक कर रहा है, इस देश का नौजवान कर रहा है। हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से सुना कि उन्होंने कितने कर्ज माफ किए हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले देश भर में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ कराया। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के लिए एक नया सिरदर्द खड़ा हो गया है। यूं तो नीति आयोग की हर रिपोर्ट में बिहार किसी न किसी पैमाने पर फिसड्डी ही साबित होता है, लेकिन गरीबी के सर्वेक्षण के ताजा रिपोर्ट में तो राज्य की आधी आबादी को गरीब बताया गया है। नीतीश कुमार को शुक्रवार तक इस रिपोर्ट की जानकारी तक नहीं थी। अब गरीबी रेखा पर जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि देश में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है। बिहार में कुल आबादी के 51.91% यानी लगभग 52% लोग गरीब हैं, जिसके बाद झारखंड है और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। झारखंड के 42.16% लोग गरीब हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, जहां जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं और जो आजकल विकास का ढोल बजाता है, वहां पर 37.79% लोग गरीब हैं। कौन सी रिपोर्ट है नीति आयोग? हमने देखा नहीं, देख लेंगे तभी कोई कमेंट कर। तो नीतीश कुमार ने भले ही इस रिपोर्ट को अभी न देखा हो, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने देख लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, माने बहुत ही भोले हैं, कहीं कुछ देखते कहां हैं। इनका अभिनय करने के पश्चात भी क्या इनके चेहरे के भाव से लगता है कि वो वास्तव में इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि जब यह खबर बासी हो जाएगी तो कौन पूछेगा। और अब खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा में पत्रकारों और वकीलों पर यूएपीए के तहत दर्ज केस को रिव्यू करने का निर्देश मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दिया है। डीजीपी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर अमल करते हुए एडीजी क्राइम ब्रांच को रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। उधर त्रिपुरा में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप के बाद पुलिस ने 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर दिया था, जिसमें कई पत्रकार और वकील भी शामिल थे। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता चलने के बाद सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं और दुनिया भर में आशंकाएं पैदा हो गई हैं। इस बीच पीएम मोदी ने देश में कोरोना की ताजा स्थिति और जारी टीकाकरण अभियान को लेकर एक बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों से ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां ज्यादा सावधानी की जरूरत है। पीएम मोदी ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की समीक्षा करने को भी कहा। पीएम ने दूसरे डोज का कवरेज बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। हरियाणा में डेंटल सर्जन परीक्षा में घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद से बेरोजगार युवकों की उम्मीद खत्म सी होती नजर आ रही है। वो मायूस हैं। घोटाले पर विपक्ष भी लगातार हरियाणा की खट्टर सरकार को घेर रहा है। कई घंटों तक पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि मेरे नंबर कम आए थे या जानबूझकर मुझे फेल किया गया है। कैथल जिले के डॉक्टर विनय गुप्ता डेंटल सर्जन हैं। 2013 में डेंटल सर्जरी की डिग्री पास करने के बाद से ही सरकारी नौकरी की तलाश में बेरोजगार हैं।
डॉक्टर विनय गुप्ता ने सरकारी डेंटल सर्जन बनने के लिए 5 बार कोशिश की लेकिन बन नहीं सके। अब भर्ती घोटाला सामने आने के बाद मायूस हैं। बेरोजगारी के आलम में अब एक न्यूज पोर्टल के लिए काम करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये नया घोटाला सामने आने के बाद कि पूरा मन लगाने के पढ़ने के बाद, कई घंटों तक पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि मेरे नंबर कम आए थे या जानबूझकर मुझे फेल किया गया है। सर, मैं हजारों रुपए भर चुका हूं अब तक डेंटल सर्जन के फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। सरकार को उतनी ही ईमानदारी से मेरे सारे पैसे वो वापस कर देने चाहिए, सभी कैंडिडेट्स की वो फीस वापस कर देनी चाहिए। जितनी बार भर्ती कैंसिल करती है ना सरकार, उतने साल ही एलिजिबिलिटी जो एज है वो बढ़ा देनी चाहिए। इसमें मेरा क्या कसूर है कि इसमें घोटाला हुआ है डेंटल सर्जन भर्ती में और ये भर्तियां रद्द की जाएंगी। HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1 और 2 लेवल के अधिकारियों की भर्ती करता है। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती भी HPSC द्वारा ही की जाती है। इस साल 26 सितंबर को सरकारी डेंटल सर्जन्स की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई और 18 नवंबर की रात को डेंटल सर्जन भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर हरियाणा विजिलेंस ने कई जिलों में छापे मारे। इन छापों में HPSC के उप सचिव अनिल नागर ही करोड़ों रुपए के साथ पकड़े गए। उनके साथ भर्ती परीक्षा में लेन देन करने वाले सहकर्मी नवीन और अश्विनी की भी गिरफ्तारी हुई और करोड़ों रुपए बरामद किए गए। जांच के दौरान लोक सेवा आयोग के उप सचिव अनिल नागर के पास 24 अभ्यर्थियों के नामों की लिस्ट और डेंटल सर्जन भर्ती में प्रयोग होने वाली कई खाली OMR शीट भी पाई गई। बताया जा रहा है कि इन शीटों पर आयोग के उप सचिव ही पैसे लेकर सही जवाब भर रहे थे, जिसके एवज में करीब 20-20 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। सभी आरोपी भर्ती परीक्षा में अंक बढ़ाने की गारंटी देते थे। इस मामले के सामने आने के बाद अब पिछली भर्तियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने, सरकारी नौकरी में खर्ची पर्ची और नियुक्तियों में पारदर्शिता न होने के आरोप खट्टर सरकार पर लगाए हैं। कभी इन मसलों पर पिछली सरकारों को कोसने वाले खट्टर खुद अब इस मसले पर घिर गए हैं। 25 लाख दो, डेंटल सर्जन बन जाओ। 20 लाख दो, HCS का प्रिलिमिनरी पेपर पास कर जाओ। 1 करोड़ दो, HCS अधिकारी लग जाओ। 50 लाख दो, नायब तहसीलदार लग जाओ। नौकरी रिश्वत कांड का यह पैसा खट्टर सरकार में किस किस सफेद पोश और अधिकारी तक पहुंचा, सवाल यह है जिसका कोई जवाब ही नहीं देता। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा में अक्सर देखा गया है कि भर्ती परीक्षा के बाद भी कई बार भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस वजह से हरियाणा में भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले कई उम्मीदवारों की उम्र ही निकल गई। और पीछे भी कुछ जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती हुई थी, उसमें भी 90 में से 90 कैंडिडेट मार्क्स लेके आ गए कैंडिडेट्स। कुछ 30 कैंडिडेट थे, उनकी भी रिपोर्ट दी थी कि एक भर्ती के अंदर उनके 90 में 90 आ रहे हैं, लेकिन वही दूसरी भर्ती के अंदर उनके 50 पहुंच गए नंबर। कि एस्टेट से लेके D ग्रुप से लेके A ग्रुप तक की सारी नौकरियों की रेट लिस्ट बन चुकी है। ये 1 करोड़ में बिक रही है, ये 20 लाख में बिक रही है, 40 लाख, SI 35 लाख। अब भी सुनने में आ रहा है कि जो आने वाली पटवारी की भर्तियाँ हैं, ग्राम सचिव की भर्तियाँ हरियाणा में, इसके भी अभी से ही पकड़े जा रहे हैं। हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षाओं का हाल ये है, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री अभी भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जो फिर वही मैं शब्द बोलूंगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूं जो अब यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। सरकारी भर्ती परीक्षाओं का ये हाल सिर्फ हरियाणा में ही नहीं है। देश के तमाम राज्यों में करोड़ों बेरोजगार ऐसी सरकारी परीक्षाओं के नतीजों के इंतजार में अपनी उम्र भी गंवा रहे हैं। ऊपर से परीक्षाओं में ऐसी धांधली, सरकारी परीक्षाओं में ऐसे भ्रष्टाचार थमने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया।
बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत भारत यात्रा पर निकले बैंकरों ने आज सुबह बनारस में प्रभात फेरी निकालकर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई। बैंक कर्मचारियों की ये यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर खत्म होगी। इस रैली में SIDOC के महासचिव से बात की हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। बनारस के शहीद उद्यान से आज जो है वो देश भर से जुटे हुए बैंकर्स यहाँ पर निकले हैं और इनका जो एक लेकर के निकले हैं मोटो वो ये है कि बैंक का निजीकरण बंद करो का नारा लगा करके निकले हैं। इसके लिए जो है इन लोगों ने एक अपनी लंबी यात्रा निकाली है और ये दिल्ली जा करके खत्म होगी। अच्छा, आप लोग ये किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं, क्यों? यूनियन बजट के दिन वित्त मंत्री महोदय ये घोषणा किए थे जो 2 सरकारी बैंक को निजीकरण कर देंगे। अभी जो शीतकालीन सत्र हो रहे 29 नवंबर से जो बिल का जो लिस्ट है, जो अमेंडमेंट बिल सरकार वो पेश करने जा रहा है, उसका 12 नंबर में है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, जो सरकारी बैंक को निजीकरण का एक साजिश है। क्योंकि जब तक ये अधिनियम परिवर्तन ना होगा तब तक कोई भी बैंक निजीकरण नहीं कर सकता। जो हमारा जो नागरिक है वो जुड़े हुए हैं, उनको जागरूक करने के लिए हम एक जनमत जुटाने के लिए हम ये भारत यात्रा कर रहे हैं कि सरकार का ये जो बैंक निजीकरण एक धोखा है। चंद पूंजीपति के हाथ में ये बैंक को बेचने के लिए उनका ये साजिश है। हमने सिर्फ मेहुल चोकसी, विजय माल्या या नीरव मोदी का नाम लिया, ऐसे हजारों ऐसे जो हमारा जो उद्योगपति है जो बैंक के कर्जा लेकर वो भाग चुका है। मतलब यही वजह है, एक बड़ी वजह ये थी कि पहले बैंक तो प्राइवेट ही होते थे, बाद में भी होते थे, बाद में निजीकरण किया गया, इसका जो सरकारीकरण किया गया, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ निजीकरण होने से हमको एफिशिएंसी मिलेगा बैंक से। अगर येस बैंक का बात करें तो येस बैंक तो फेल हो चुका, नो बैंक हो चुका, सिर्फ स्टेट बैंक साथ दिया, सहारा दिया, इसीलिए अभी भी वो सांस ले रहे हैं। हम जनमत जुटाएंगे ये सरकार के खिलाफ। ये जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें प्रतिफलन होगा, उसमें हम साबित कर देंगे हमारा आवाज कितना कठिन है, कितना हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो बैंकर्स जो है वो सारे लोग जुटे हुए हैं कि अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इन्हें डर इस बात का है कि अगर निजीकरण हो गया बैंकों का तो फिर जो है वो आम लोगों को जो सुविधा और सहायता मिलती है, जो सस्ता ऋण मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये इतनी बड़ी एक यात्रा और एक मुहिम निकली है जो दिल्ली जाकर खत्म होगी जंतर मंतर में। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।